नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और कल बीपीएससी की परीक्षा लापरवाही और चूक की वजह से फेल हो गई। लाखों प्रतियोगी छात्रों का भविष्य एक बार फिर दांव पर लग गया। पेपर लीक कांड की जांच तो तेज हो गई, लेकिन सवाल कायम है कि बार बार प्रश्न पत्र लीक क्यों हो जाते हैं। कि ये तस्वीरें रविवार की हैं। जब हम लोगों ने मांग किया ये क्या चल रहा है, तो वहाँ के टीचर, मेरे पास प्रूफ है, वीडियो भी है, उन्होंने हाथापाई किया। बीपीएससी की ऐसी परीक्षा शायद ही कभी हुई होगी। ऊपर से जो मेन अधिकारी है वो बोलता वायरल हुआ, तुम्हारे लिए हुआ है, बताइए बच्चों के लिए वायरल हुआ है। और शायद ही कभी किसी ने समय से पहले छात्रों को पेपर सॉल्व करते देखा होगा। विथ क्लोज्ड विंडो एंड डोर पूरा एग्जाम लिया जा रहा है, 12 से पहले से पेपर हो रहा है। इस ढंग से बीपीएससी की परीक्षा में हंगामा भी शायद ही कभी हुआ होगा। हॉल नंबर 1 और हॉल नंबर 2 में OMR भी दे दिया गया था और क्वेश्चन पेपर भी दे दिया गया था और बच्चे क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे थे। कोई पेपर फाड़ रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था। तस्वीरें आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज की हैं। सवाल है कि क्या इसी सेंटर से पेपर वायरल हुए थे? क्या आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में ही रची गई थी पेपर लीक की पूरी साजिश? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही मिल पाएंगे, लेकिन पूरे मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर इसी कॉलेज के लोग हैं। ईओयू की टीम ने आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र सिंह और सेंटर मजिस्ट्रेट जयवर्धन गुप्ता समेत 4 लोगों से पूछताछ की। भोजपुर के बरहारा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल समेत जो 4 कर्मियों उनसे पूछताछ हुई है। उसके बाद जो इनपुट मिला है उसके आधार पर यह टीम जो है पटना से रवाना हो रही है। तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हम आपको दिखा पा रहे हैं। यही टीम जो है वो जाँच के लिए यहाँ से और कार्रवाई के लिए निकली है। जो इनपुट मिला है, जो पूछताछ हुई है, उसके आधार पर जो जानकारी मिली है, ये टीम यहाँ से देखिए बाएं साइड टर्न लेगी और यहीं से यह टीम फिलहाल आरा के लिए प्रस्थान करेगी। उसके अलावा कई दूसरे जिलों में भी यह टीम जाएगी। बीपीएससी के सचिव जीउत सिंह मानते हैं कि आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से ही सबसे ज्यादा पेपर लीक होने का संदेह है। कंक्रीट तौर पर इसको हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ से लीक हुआ, लेकिन जो आप लोग के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही है, उसमें एक सूचना यह आ रही है कि एक सेंटर में कुछ अव्यवस्था फैली थी। हो सकता है कि वहां से वायरल हुआ। बीपीएससी का पेपर जहां से भी लीक हुआ हो, इस पेपर लीक कांड ने बीपीएससी के भरोसे पर सवाल खड़ा कर दिया है। जब तक बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक कांड के गुनहगारों का पता नहीं चलता, जब तक पेपर लीक कांड के दोषी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, तब तक बीपीएससी सहित बिहार की किसी भी परीक्षा पर छात्रों का भरोसा बहाल नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रितु रोहिणी की रिपोर्ट। और बीपीएससी पेपर लीक कांड में अब तक क्या कुछ हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। कल बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा थी और राज्य भर में कुल मिलाकर 183 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा से ठीक पहले पेपर वायरल हो गया था। शुरुआती जांच में आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से ही पेपर लीक होने की संभावना जताई गई। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई और पेपर लीक कांड में आज देर शाम पहली बार केस दर्ज किया गया। आर्थिक अपराध इकाई ने अपने ही थाने में केस दर्ज किया है। डीएसपी स्तर के अधिकारी को केस का आईओ बनाया गया। आज 12 से ज्यादा लोगों से इस संबंध में पूछताछ भी की गई है और पटना के भी लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि संबंधित जानकारी सामने आ सके। बीपीएससी से भी कई बिंदुओं पर अहम जानकारियां मांगी गई है और इतना ही नहीं, बीपीएससी ने आर्थिक अपराध इकाई को कई साक्ष्य उपलब्ध भी कराए हैं। और बीपीएससी पेपर लीक कांड को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पेपर रद्द होने पर दूर दूर से आए अभ्यर्थियों को 5-5 हजार रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। वहीं शिक्षक नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसे आरजेडी ने सड़क से सदन तक नहीं उठाया है। तो जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अब विलंब जो है, दूर दराज से लोग आए हैं, इस महंगाई के जमाने में अपना पैसा खर्च करके परीक्षा दें, तो 5,000 सरकार जो है कम से कम मुआवजा दें।
शिक्षक बहाली पर भी बहुत सारे हर जगह कौन सी ऐसी बहाली है जिसपे सवाल ना उठा हो। वहीं बिहार में कई वरिष्ठ आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी मिली है। वहीं श्रम संसाधन के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को वन एवं पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को कैबिनेट विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। संजय कुमार केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय का सचिव उन्हें बनाया गया और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद की अनुपस्थिति में एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहेंगे। वहीं जातीय जनगणना की मांग को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर पटना से दिल्ली तक पदयात्रा का ऐलान कर दिया है, जिस पर जेडीयू नेता ने तंज कसते हुए इससे श्रेय लेने का सियासी स्टंट बता दिया। फिर निकला जातीय जनगणना का जिन, तेजस्वी करेंगे पदयात्रा की पॉलिटिक्स, श्रेय लेने के लिए अलग राह पर तेजस्वी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर जातीय जनगणना का जिन बाहर निकल आया है। इस मुद्दे पर अब तक साथ दिख रहे सरकार और विपक्ष की राहें अलग हो सकती हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़क पर उतरने के सिवाय अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में तेजस्वी पटना से दिल्ली तक पदयात्रा की पॉलिटिक्स के लिए तैयारी में लग गए हैं। अब हमको और कोई चारा नजर आ नहीं रहा जातीय जनगणना को लेकर के, केवल एक ही चारा नजर आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जातीय जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि पटना में राजद कोर कमेटी की बैठक में इस बात पर मुहर लगी है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश सरकार से आगे निकलने का ये एक बढ़िया शॉर्टकट हो सकता है, ताकि पदयात्रा की पगडंडी के बहाने आरजेडी को जातीय जनगणना पर पॉलिटिकल माइलेज भी मिल जाए। लेकिन अब तक इस मुद्दे पर साथ साथ रहे जेडीयू के नेता इसे सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की श्रेय लेने की मंशा मान रहे हैं। अब आंदोलन करने का अधिकार तो है, पदयात्रा करने का अधिकार है, गाड़ी से चलने का अधिकार है, जिसको जो मर्जी करे, लेकिन हम जनता दलियों की स्पष्ट समझ है कि हम इस मुद्दे पर गंभीर हैं। हम श्रेय लेने के नहीं बल्कि गणना हो, हम इसके पक्षधर हैं। कहते हैं सियासत में हर शब्द के मायने होते हैं और हर कदम का एक ठोस मकसद होता है। जाहिर है पदयात्रा की पॉलिटिक्स शुरू करने के लिए बेकरार आरजेडी की अपनी सोच है और अब तक इस मुद्दे पर मौके का इंतजार कर रहे दूसरे दलों की भी अपनी दलील है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं पीएमसीएच में हॉस्टल को लेकर आंदोलन पर उतरी नर्सिंग छात्राओं और पुलिस के बीच झड़प का वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक तरफ जहां नर्सिंग की छात्राएं प्रदर्शन के दौरान संयम खो रही हैं और पुलिस वालों से भिड़ गए, वहीं पुलिस के जवान भी नर्सिंग छात्राओं से दुर्व्यवहार और बदसलूकी करने के साथ ही उनके बाल खींचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर महिला पुलिसकर्मी तैनात है तो भी नर्सिंग छात्राओं को रोकने के लिए पुरुष पुलिसकर्मी क्यों मौजूद हैं? और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफा प्यार में सनकी युवक ने एक युवती को तेजाब से नहला दिया। सनकी ने आधी रात को छत के सहारे युवती के कमरे में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। दिल दहला देने वाला इस तेजाब कांड का सबसे दुखद पहलू ये है कि जिस लड़की पर सनकी आशिक ने तेजाब फेंका उसकी अगले महीने शादी होने वाली थी। शादी का कार्ड छप चुका था, घर पर बेटी के ब्याह की तैयारियां चल रही थी।
मंगल गीत गाए जा रहे थे। अगले महीने 9 जून को उस लड़की की शादी होने वाली थी, पर एक सन की उसकी जिंदगी में दबे पांव दाखिल होता है और पल भर में सब कुछ तबाह कर जाता है। ये लड़की के पिता हैं जो बोल नहीं सकते, पर इशारे से बताते हैं कि एक सन की अपने 3 साथियों के साथ आधी रात को छत के सहारे आया और उनकी बेटी को तेजाब से नहलाकर फरार हो गया। फुलवरिया थाना में 7-8 तारीख की मध्य रात्रि में एक गांव में एक युवती जो अपने घर में ऊपर एक कमरा था उसमें सो रही थी और उसके बिस्तर पे किसी ने तेजाब भेजा, जिससे कि उसके चेहरे पे और शरीर के कुछ अंगों पे जला और उसके बाद परिजनों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और फुलवरिया पुलिस के द्वारा एक टीम जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी वहाँ पर भेजी गई और उनके परिजनों के बयान के आधार पर कांड दर्ज किया गया है। तेजाब कांड के इस दिल दहला देने वाले मामले की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में है। हथुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। 3 संभावित आरोपियों को दबोचकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तेजाब कहां से आया और इसकी साजिश में कौन कौन शामिल था, इसकी डिटेल खंगाली जा रही है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें एसडीपीओ हथुआ हैं और सर्किल इंस्पेक्टर मीरगंज, एसएचओ फुलवरिया और जो हमारी टेक्निकल सेल की टीम है उसके में मेंबर हैं और ये टीम पूरी गहनता से इस पूरे घटनाक्रम का अनुसंधान कर रही है और इसमें अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं और अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं और इसमें जो भी हम लोग को ब्रेक थ्रू मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। जिस घर के वातावरण में खुशियां थी वहां आज मातम है। वो लड़की जो सनक का शिकार हुई उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लड़की को गोपालगंज सदर अस्पताल से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इलाज चल रहा है, पर विकृत प्यार की सनक में आकर जिस आरोपी ने एक लड़की का जीवन तबाह कर दिया उसका भी सही इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर में पानी में करंट आने से उसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे में युवक के माता पिता बाल बाल बच गए, लेकिन माता पिता के सामने ही उनके जिगर के टुकड़े की करंट लगने से जान चली गई। पीड़ित परिवार दिल्ली से मुजफ्फरपुर लौट रहा था। परिवार दरभंगा जाने के लिए बस स्टैंड के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में जल जमाव था। युवक पानी के अंदर से निकल रहा था, तभी वो करंट की चपेट में आ गया। इस दौरान पिता पास पड़े बांस की मदद से बेटे को छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही और उनकी आंखों के सामने बेटे की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसके माता पिता अकेले शव को वहां से एक लकड़ी के सहारे खींच रहे थे और आसपास के लोग वीडियो बना रहे थे। किसी ने उनकी मदद तक नहीं की। दरअसल मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में निर्माण का काम चल रहा है। बारिश से स्टेशन रोड में हुए जलजमाव में निगम के स्ट्रीट लाइट का तार टूटकर गिर गया था, जिसकी करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। तो यहाँ पानी था, पानी में मैं आया तो मेरे बच्चे दोनों गिर गया, बीवी और लड़का, तो मैं तो निकल गया। फिर मैं इनको पकड़ने गया तो मेरे को भी उठा कर पटक दिया। फिर भी मैं बीवी को पहले तो खींच ली, बेटा का फिर खींचने गया तो मेरे से बल्ली लाना पड़ गया। तकरबार में खींच कर तो ऊपर क्या, फिर हॉस्पिटल लाया, मर गया। सब बन गया। वहीं गया के पंतनगर में अतरी ब्लॉक के बर्खास्त कर्मचारी की मौत सवालों के घेरे में है। परिवार वाले बर्खास्त कर्मचारी की मौत को खुदकुशी बता रहे हैं, पर यह मामला इतना सीधा साधा नहीं जितना दिख रहा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सस्पेंस के साये में लिपटी एक मौत गया के पंतनगर इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। विष्णुपद थाना को उदय शंकर नाम के एक शख्स के मौत की सूचना मिलती है। आपको बता दें कि 53 साल के उदय अतरी ब्लॉक के बर्खास्त कर्मचारी थे। परिवार इस मौत को खुदकुशी बता रहा है। उनका मानना है कि बर्खास्त होने के बाद उदय मानसिक रूप से अस्थिर हो गए थे। उन पर डिप्रेशन हावी हो गया था, लेकिन शरीर का खून बहना और 24 घंटे के बाद मौत की ये सूचना देना इस खुदकुशी पर संदेह पैदा करता है। अभी हमको मैंने सूचना मिली 1 घंटा पहले। अच्छा, कि बदबू आ रहा, मतलब बदबू तो आ रही है, मैंने
बोल रहे हैं ये लोग कि जो कल से दारू पी करके या मानसिक रूप से जो को कर रहा है कि लड़ाई बंद की हो, तो मान यहाँ कमारी खोल के बच्चा लोग देखा, पत्नी देखा तो हम लोग आए थे। तो उसमें घर में कोई नहीं था? नहीं, इसका परिवार, पत्नी है, बच्चे हैं घर में। तो सूचना नहीं दिया लोग? ना, आज दिया है। बर्खास्त ब्लॉक कर्मचारी की खुदकुशी के बाद परिवार ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? मौत के बाद लाश घर में ही 24 घंटे तक क्यों पड़ी रही? मृतक के शरीर से काफी खून भी निकल रहा था। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है, पर पुलिस इस मौत को फिलहाल आत्महत्या ही मान रही है। लाश तो देखने से तो प्रतीत हो रहा है कि कम से कम 24 घंटा का। मुझे लगता है कि हत्या होती अभी? ना, हत्या का प्रतीत तो हम कैसे कर देंगे? क्या कारण लग रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगा। तो परिजन क्या बता रहा है? परिजन बता रहे हैं कि मानसिक रूप से ग्रसित थे, कोई बर्खास्त करने के कारण मानसिक रूप से ग्रसित थे और इसी के कारण आत्महत्या कर दी। इसमें ये भी आ रहा है कि बर्खास्त जो हुए थे हाँ, मैंने तो अपना बोल रहे हैं कि वो पूर्व से बर्खास्त हैं। अच्छा, डिप्रेशन में आकर? हाँ, डिप्रेशन में क्या की आर्थिक तंगी भी हो सकती है। पुलिस कुछ भी साफ कहने से बच रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आत्महत्या के सस्पेंस से पर्दा उठा सकती है, पर फिलहाल उसका इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लेली की रिपोर्ट। और देखिए, कटिहार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कुर्की कर लौट रही पुलिस टीम पर अपराधियों ने हमला किया है। पुलिस टीम पर आरोपियों का ये हमला सामने आया और इस हमले के दौरान महिला थाना दारोगा नीरा देवी घायल हो गई है, जख्मी हो गई। दरअसल आजमनगर थाना क्षेत्र में ये हमला किया गया है। बाड़ी गांव में पुलिस ने कुर्की की थी। 376 के मामले में पुलिस की ये कार्रवाई की गई थी और इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई है। तो कटिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 376 के मामले में पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। कुर्की कर ये पुलिस टीम वापस लौट रही थी और इसी दौरान आरोपियों ने ये हमला किया। घटना घटी जब कुर्की करके लौटे, जब कुर्की करके लौट रहे थे तो मेरा पीछे से वार करके मार दिया हंसुआ से। तो क्या नाम था अभी उसका? अभी का नाम था अब्दुल गनी मोहम्मद तालिब अब्दुल गनी। और राजधानी पटना में IIMC एलुमनाई एसोसिएशन बिहार चैप्टर का वार्षिक मिलन समारोह कॉन्वोकेशन 2022 का आयोजन किया गया। एलुमनाई मीट में IIMC से पढ़ाई कर चुके पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं की मौजूदगी रही। मिलन समारोह में बिहार के कई शहरों से IIMC के पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस मौके पर सिल्वर जुबली एलुमनी बैच के विक्रम गोयल को सम्मानित भी किया गया। 27 फरवरी को दिल्ली से शुरू हुए कॉन्वोकेशन मीट के तहत अब तक देश देश के 20 शहरों में मीट का आयोजन किया जा चुका है। 28 मई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका समापन होगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।